हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में आज इकाई नंबर 2 की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में आपके लिए हमने थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर किए गए हैं। तो थ्योरी की यूनिट नंबर 2 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। इसमें संपूर्ण विस्तार कवर किया गया है। और आज की इस क्लास में बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, मतलब हिंदी भाषा के विविध स्वरूप में यूनिट नंबर 2 पूरी कवर की गई है। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो आपको हम बताएं, सबसे पहले हम देखेंगे बोली। बोली के बाद हम देखेंगे इसमें मानक भाषा। मानक भाषा के बाद संवैधानिक हिंदी भाषा भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या क्या है। तो पूरा डिटेल बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल विथ डिटेल से आपके लिए इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, और पूरी थ्योरी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप हैं। जो हिंदी भाषा है उसके प्रयोग करने के विविध रूप हैं। कहीं तो यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कहीं परिष्कृत रूप में प्रयोग की जाती है। आगे देखेंगे कि जो राजभाषा है, प्रशासनिक भाषा है, संपर्क भाषा है, आदि रूपों में हिंदी के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूप में निम्नलिखित तरीके से होता है। आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे बोली। सबसे पहले बात होगी बोली की। तो बोली क्या है, आइए देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्य का अभाव होता है। बोली में कोई साहित्य नहीं होता है। बोली व्यक्तियों द्वारा जो बोलचाल की भाषाएं प्रयुक्त की जाती है, वही बोली होती है। लोक साहित्य की रचना बोली में ही होती है। एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली में देशज शब्दों का पर्याप्त प्रभाव देखने को हम मिलता है, क्योंकि उसमें देशज शब्द ज्यादा रहते हैं, क्षेत्रीय शब्द भी रहते हैं। किसमें बात हो रही है यहाँ पे, बोली की। आइए आगे देखते हैं। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वप्रथम लोकप्रिय भाषा रही है और प्रतिष्ठित भाषा भी है, तो उनकी बोली भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी बोलियों से संख्या में अधिक हैं। तो आप जान सकते हैं कि हिंदी की बोलियां हैं वे विश्व की सभी भाषाओं की बोलियों में अधिक हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं की बोलियों में कैसी है, सबसे ज्यादा है। आगे है, सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती हैं। इनके बीच कोई विभाजन रेखा नहीं होती है। जैसे व्याकरण, शब्द, ध्वनि, प्राकृतिक आदि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी बोलियां परस्पर समानता रखती हैं। आगे है कि मध्यकाल में पश्चिम हिंदी की ब्रजभाषा तथा पूर्वी हिंदी की अवधि को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा ने हजारों वर्ष तक शासन किया है। अष्ट छाप के कवियों में जैसे सूरदास हैं, नंददास हैं, कुंभदास हैं, परमानंद दास हैं, गोविंद दास हैं और चित स्वामी हैं। कितने हो गए, सूरदास 1, नंददास 2, कुंभदास 3, परमानंद 4, गोविंद 5, ये 6। तो अष्ट छाप के जो कवि थे उनके नाम याद रखना है। आदि ने ब्रज भाषा को तात्कालिक साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। आगे यह कालांतर में बिहारी, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर कवियों ने ब्रज भाषा को परिपक्वता प्रदान की। अवध क्षेत्र की अवधी भाषा को मुख्यतः तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महत्वपूर्ण साहित्यकार भाषा का रूप प्रदान इन्होंने ही इसका करवाया। योगदान इनका ही रहा है। आगे है, अन्य भाषाओं में ईश्वरदास, अग्रदास, रहीम, लालदास, उस्मान आदि अवधि के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। खड़ी बोली ने भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतेंदु युग से अब तक खड़ी बोली साहित्यिक रूप से अति समृद्ध भाषा रही है। तो खड़ी बोली का जो भी है यहाँ पे स्थान रहा है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी खड़ी बोली की प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर्यकांत पाठी निराला ने खड़ी बोली में अतुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गद्य साहित्य के विविध रूपों में भी खड़ी बोली ने बहुत विकास किया है। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद
आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को जो है समृद्ध कर दिया। राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में हिंदी में भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। जैसे राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं जो है, जैसे हम देखें बीसल देवरासु, जो किसने लिखी है, नरपति नाल ने। और ढोला मारूदा मारू रा मारूदा दूहा, ये है किसकी, कुशल राय वाचक की। और वीर सतसई जी है वियोगी हरि की। आदि जो है दादू मीरा आदि संत तथा भक्तों ने भी अपने साहित्यिक राजस्थानी में लिखे हैं। तो इनके साहित्य भी किस भाषा में है, राजस्थानी में है। और सूलमल्ल मिश्र और चंदवैदाई, पृथ्वीराज राठौर प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली बोली में जो है लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां भी साहित्यिक रूप से समृद्ध रही हैं। विद्यापति को मैथिली का कोकिला कहा जाता है, याद रखना है, विद्यापति को मैथिली का कोकिला कहा जाता है। निष्कर्ष से यह निकला आगे कि इतने विशाल भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी बोलियों में जो साम्य दिखाई देता है वह दर्शाता है कि इन सभी बोलियों को चेतन बनाने वाली आत्मा एक ही है, जिसे ये अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं, जिसको हम हिंदी कहते हैं। तो हिंदी इनकी जो है मुख्य भाषा हो गई है, जड़ हो गई है। तो ये हमने बोली के बारे में कुछ जान लिया। अब आइए हम जानते हैं मानक भाषा कौन कहलाती है। तो मानक भाषा के बारे में देखेंगे तो मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इसी खड़ी बोली के जो है अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां जो है समाविष्ट नहीं हैं। संपूर्ण देश में भाषा के एक रूपता व उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और गानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित और आदर्श व शिष्ट। भाषा के जिन रूप का जो है व्यवहार, शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसके उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसके साम्यता लाकर एक रूपता में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि जो है कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकास जो है विकसित कर लेती हैं, जो कि समाचार, पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप में जो है प्रयोग होने लगती हैं। इस प्रकार वह बोली एक मानक बोली बन जाती है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक हो जाती है और एक आदर्श परिनिष्ठता को प्रदान कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म हो जाता है, जिससे मानक भाषा का शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है। तो मानक भाषा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे हमें बताया गया है कि भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कुंजी, खोलनी, चाबी आदि। लेकिन एक यह आवश्यक नहीं कि पूरी हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाए और सभी को समझ आ जाए। इसलिए इस शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत किया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। यह आदर्श व मानक भाषा अपने आप में जीवंत, समायत और ऐतिहासिक होती है। अब आइए देखते हैं आगे हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें है कि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का
प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में जो है वर्णित है। 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है। तो याद रखना है कि संच्छेद में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को जो है मान्यता मिली है और भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दीजिए। यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि हिंदी को मान्यता कब दी है, 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को मान्यता दी गई है। किसके रूप में, राजभाषा के रूप में। आगे है, इसी कारण 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ पे जी भी इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया है। आगे है, अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य जो है हिंदी या अंग्रेजी में होगा। तो ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया कि 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडल का कार्य जो है राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होगा। तो ये बात यहाँ पे इंपोर्टेंट हो गई है। अब देखेंगे हम राजा भाषा आयोग 1955। तो राजभाषा आयोग 1955 क्या कहता है, तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के मुख्य जो है सुझाव निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है, उसमें कहा गया है कि किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहारित उचित नहीं है। दूसरी बात है कि हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण विश्व का एक भारत का एक माध्यम है। अगला है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। अगला है कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। अगला है, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हों। अगला है, संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषा का व्यवहार होना चाहिए। आगे है, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। और आगे बात कही गई है, भारत की भाषाओं को निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये किसके सुझाव हैं, ये हैं राजभाषा आयोग 1955 के सुझाव। अब आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। तो 344 में कहा गया है कि प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा तथा राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देना। अब अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रखेगा। आगे है, अनुच्छेद 346 के अनुसार है, संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य या संघ सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा। आगे है, 1947 के अनुसार अनुच्छेद 347 में कहा गया है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए और इस निमित्ति से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे
शासकीय मान्यता दी जाए। आगे है 48 में कहा गया है 300 कि जब तक संसद विधि द्वारा उपलब्ध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधायकों, विधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों और विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। आगे है कि 1949 के अनुसार राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। आगे है 350 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकारी होगा। आगे है 351 में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना। 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी और बोंडो के बाद संथाली, डोंगरी, मैथिली जो है 22 भाषाएं हैं। तो जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची के अनुसार आप लोग पढ़ते हैं तो इन्हें याद कर ले। ये जो है यहाँ पे 22 भाषाएं दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बस 2004 में 4 भाषाएं बोंडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली जुड़ी गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1963 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिसके अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। अब आगे राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार क्या है। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो निम्न प्रकार हैं। आगे है भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कावर्ग के क्षेत्र, तो कावर्ग में आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो का के अंतर्गत ये आ गए। दूसरा है खावर्ग के क्षेत्र, इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। इसके बाद आया है गावर्ग के क्षेत्र, तो इसमें शेष सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र इसमें रखे गए। आगे है केंद्रीय कार्यकारियों से का क्षेत्रों के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। तो जो का वर्ग में है इनमें सब में कौन सी प्रयोग की जाएगी, हिंदी प्रयोग की जाएगी। उसके बाद आगे है खा क्षेत्र के राज्यों में पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो खा में है उसमें किसका, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद है केंद्रीय कार्यकारियों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा। आगे है केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र राष्ट्रीय हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। और आगे है केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। आगे है कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में है तो उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा।
अब आगे है हिंदी का वर्तमान स्थिति क्या है, आजकल हिंदी में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए देखते हैं। तो इसमें है वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो याद यहां से कर लेना है। आगे है कि फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। आगे है हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेगा उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा जो है राष्ट्रभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन पाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गैर समझते हैं। वो महात्मा गांधी जी की बातें भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। विदेशों में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। उपर्युक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्णतः राजभाषा बनाने में रुकावट जो है उत्पन्न करती हैं। अब आइए देखते हैं हम संपर्क भाषा क्या होती है। तो संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति व देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर मध्वाचार और वल्लभाचार, निम्बाकाचार, अन्य आचार संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करती रही है। आगे है कि दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी, रामेश्वरम तक उत्तर भारत में लोग जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा और समाचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रही हैं और सभी प्रदेशों में लोग हिंदी विदेशों में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरियां करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप उज्जवल हो रहा है। आगे है संचार माध्यम और हिंदी। तो आगे है रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचना का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जनसंपर्क बढ़ता है, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान व शक्तिशाली होता है और वह अधिक से अधिक उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर और टेम्पलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी जो है उपग्रह संचार आदि आते हैं। आगे है कि इंटरनेट का उपयोग आज प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है।
इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटर पर संदेश टाइप करने, इसे भेजने का कार्य करने द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारिक उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्यधिक संचार प्रणाली का प्रयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सूचना और संदेश कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। आगे हम देखें, आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में इसने देश में मदद पहुंचाई है और आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज तथा ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों में जो है प्राप्त हो जाती है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। विज्ञापन भी हिंदी में ही दिखाए जाते हैं। संचार माध्यम में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना है। हिंदी भाषी फिल्में बॉलीवुड भी हिंदी का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर और हिंदी के बारे में। तो आज का युग प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन और संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नई क्रांति आई है वह है यांत्रिकी और कंप्यूटर की नई भाषा मांगों को पूरा करना है। आगे है कि इन नई भाषाओं में हिंदी का भी अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी की शब्द संपदा का नित विस्तार होने से कंप्यूटर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। धीरे धीरे अन्य देशों में हिंदी के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में तेजी से वृद्धि हुई है। दूर संचार के माध्यमों में हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण इसलिए देवनागरी हिंदी कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी ने प्रयोग में संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभागों ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। आज विंडोज प्लेटफॉर्म में कार्य करने वाले हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सीडेक, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज आदि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेज तैयार किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। तो ये बात हो रही है कंप्यूटर के बारे में। आगे है कंप्यूटर तथा इंटरनेट के परस्पर प्रयोग से हिंदी भाषा का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, रेड, गूगल, याहू आदि विदेशी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दे रही हैं। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ईमेल, वॉइसमेल आदि के कारण हिंदी भाषा के विकास व संप्रेषण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हिंदी वर्ड नेट पर हिंदी शब्दों के एक विशाल भंडार को विकसित किया गया है। निष्कर्ष यह निकला है कि हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने में काफी प्रयास
किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी हिंदी तकनीकी दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। अतः इस क्षेत्र में अभी युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। तो यह जो है हमने अभी इसकी जो है पूरी जो है डिटेल पढ़ ली है हिंदी भाषा के विविध स्वरूप की। तो अब आगे हम इसके आपको ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो है हमारी यूनिट जो रह गई है वो यूनिट हम पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आएंगे। तो अब आइए हम आगे देखते हैं इसके जो है वस्तुनिष्ठ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ। आइए पहला वस्तुनिष्ठ देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ है मानक भाषा मुख्यतः होती है। तो मानक भाषा कैसी होती है? ऑप्शन है आपके जो परिनिष्ठित, शुद्ध, परिमार्जित हो। दूसरा है जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से साम्य हो। तीसरा है जो किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली हो। चौथा है भाषा प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत हो। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। दूसरा हमारा है कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि को जो मान्यता दी गई है? तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे अनुच्छेद 343 में। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन द्वारा किस भाषा को जो है सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है आपके संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये सभी। तो आपका आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला है देवनागरी लिपि है चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होगा जो देवनागरी लिपि होती है वो कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है आपको अक्षरात्मक जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। आइए अगला हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषता है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की आवश्यकता होती है। चौथा है देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। तो आपका इसका विशेषता बतानी थी कि इनकी जो है कौन कौन सी विशेषता जो सही है। तो आपको इसका जो है आंसर होगा, इसका जो आंसर है 5वीं का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 2, 3 व 4 ऑप्शन जो है आपके सही होंगे। आइए अगला होगा हमारा 6वां है देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आपको इसका असत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर जो आपका होगा बी कि ज्यों का त्यों होना चाहिए, प्रत्येक वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जी गलत है। तो इसका आंसर बी है। आइए अगला हमारा है 7वां निम्नलिखित में से कौन से उर्दू के प्रसिद्ध जो है लेखक व शायर नहीं है? तो इसमें लेखक व शायर नहीं है बताना है। तो आपकी ऑप्शन है गुलाम अली, जफर, गालिब और चौथा है शाह मिराजी। तो आपके यहाँ पे कूटनीतिक रही गई है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो है 7 का आंसर आपका बी होगा। 2 और 3 जो है नहीं है, बाकी 2 हैं। आइए 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका जो है हमें बताना है 8वीं का कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए आपकी जो कूटनीतिक रही गई है तो इसमें जो है पहला कहा गया है कि राजभाषा का प्रावधान संविधान की 343 से 351 तक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है 92 संविधान संशोधन में 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 जो है बोलियों को जोड़ा, भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला है अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का जो है कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। और चौथा है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही होना चाहिए। तो आपका इसमें से जो है आंसर है यहाँ पे डी आंसर जो है सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। आइए अगला देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम है? तो एक इंटरनेट, एक बॉलीवुड जो है संचार के माध्यम बताए गए हैं। तो इसका आंसर जो है आपका 9 का 1 और 4 ये जो है सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा
कि हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और पूरी थ्योरी जो है कवर कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।